नमस्कार। एनलाइटन क्लासेस लेकर आया है आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग चैप्टर। आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री का एक बहुत ही फंडामेंटल और स्कोरिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। बिल्कुल। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि हमारे आसपास के जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उन्हें उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर कैसे क्लासिफाई किया जाता है। मतलब हम एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स की परिभाषा, उनके प्रकार, केमिकल रिएक्शंस और हमारी डेली लाइफ में उनकी इंपॉर्टेंस सब कुछ डिटेल में जानेंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत जरूरी है ना? बहुत ज्यादा। इससे डायरेक्ट डेफिनेशंस आती हैं, केमिकल रिएक्शंस आते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो फुल मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है। बिल्कुल। तो चलिए इस चैप्टर को एकदम आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं ताकि कुछ भी रटना ना पड़े। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से ही शुरू करते हैं। एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स, ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हर रोज। चलिए एसिड से शुरू करते हैं। एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है, साउर, जैसे नींबू, दही या सिरका। सही। इनकी एक और खास प्रॉपर्टी है, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, नींबू के रस की एक बूंद ब्लू लिटमस को तुरंत रेड कर देती है। अब बात करते हैं बेसिस की। बेसिस का टेस्ट कड़वा मतलब बिटर होता है और ये छूने में साबुन जैसे चिकने, सोपी लगते हैं। अच्छा। और इनका लिटमस टेस्ट एसिड से बिल्कुल उल्टा होता है। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है साबुन का सॉल्यूशन। और फिर आते हैं सॉल्ट्स। जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है। सही, एकदम सही। और ज्यादातर सॉल्ट्स नेचर में न्यूट्रल होते हैं, जैसे हमारा खाने वाला नमक या कॉमन सॉल्ट। बेकिंग सोडा भी। बेकिंग सोडा असल में एक बेसिक सॉल्ट है, पर हाँ, वो भी एक सॉल्ट है। कॉमन सॉल्ट एक बेहतरीन एग्जाम्पल है न्यूट्रल सॉल्ट का। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो याद रखना जरूरी है। एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं ना? बिल्कुल। एग्जाम में ये डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है। डेली लाइफ एग्जाम्पल्स को याद रखना सबसे अच्छा तरीका है। लेमन एक एसिड, सोप एक बेस और कॉमन सॉल्ट एक सॉल्ट। ठीक है, पर अब सवाल ये उठता है कि हम हर केमिकल को टेस्ट करके तो पता नहीं लगा सकते कि वो एसिड है या बेस। हाँ, वो तो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो यहीं पर काम आते हैं इंडिकेटर्स। सही कहा। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में अलग अलग कलर्स दिखाते हैं। मतलब ये हमें बताते हैं कि दिया गया सॉल्यूशन एसिड है या बेस। हाँ, ये रासायनिक जासूस की तरह हैं। इंडिकेटर्स मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। पहले है नेचुरल इंडिकेटर्स, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे लिटमस। हाँ, लिटमस और हल्दी, टर्मरिक। दूसरे हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिन्हें लैब में बनाया जाता है, जैसे फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। अच्छा, फिनोल्फ्थलीन ये एसिड में कलरलेस रहता है लेकिन बेस में पिंक हो जाता है। बिल्कुल। और मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड और बेस में येलो रंग देता है। और वो तीसरे वाले कौन से थे? तीसरे हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी का मतलब है सूंघने से जुड़ा हुआ। अच्छा, स्मेल वाले। हाँ, ये इंडिकेटर्स एसिडिक या बेसिक मीडियम में अपनी स्मेल बदल देते हैं, जैसे प्याज, वनीला या लौंग का तेल। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ एक एग्जाम पॉइंट है। लिटमस सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नेचुरल इंडिकेटर है। इस पर क्वेश्चन जरूर आता है। अब हम एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस को समझते हैं। एक बहुत जरूरी बात, एसिड्स अपनी प्रॉपर्टीज सिर्फ एक्वस मतलब वाटर सॉल्यूशन में ही दिखाते हैं, ड्राई स्टेट में नहीं। हाँ, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। तो पहली रिएक्शन है मेटल्स के साथ। जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसका कोई एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल, जब जिंक ग्रैन्यूल्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl डाला जाता है तो जिंक क्लोराइड ZnCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं। यहाँ एक सेफ्टी नोट है। हाइड्रोजन गैस इन्फ्लेमेबल होती है, मतलब ज्वलनशील। और एग्जाम का एक की पॉइंट, हाँ, एसिड्स ड्राई स्टेट में एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वो पानी के बिना H+ आयंस रिलीज नहीं कर पाते, जो उनकी एसिडिटी का कारण है। समझ गई। दूसरी रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट
इक्वल्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें जो CO2 गैस निकलती है उसे जब लाइम वाटर से पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। ये CO2 का कन्फर्मेशन टेस्ट है ना? एकदम सही, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड्स के साथ। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। असल में मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। अच्छा, तो ये भी एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हुई। बिल्कुल। अब बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। एसिड्स की तरह ही बेसिस भी अपनी प्रॉपर्टीज एक्वस सॉल्यूशन में ही दिखाते हैं। हाँ। पहली रिएक्शन तो हम जानते हैं, बेस प्लस एसिड इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन है नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ। बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। एक मिनट, नॉन मेटल ऑक्साइड्स ये एसिडिक नेचर के होते हैं? बिल्कुल, जैसे मेटल ऑक्साइड्स बेसिक थे वैसे ही नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो एक नॉन मेटल ऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी सॉल्ट और पानी बनता है। कमाल है। और तीसरी रिएक्शन है मेटल्स के साथ। कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हाँ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ कोई वार्निंग है? एक बहुत जरूरी चेतावनी, NaOH और KOH जैसे स्ट्रॉन्ग बेसिस कोरोसिव होते हैं, यानी ये स्किन को जला सकते हैं। अच्छा। तो एग्जाम पॉइंट ये है कि बेसिस छूने में सोपी तो लगते हैं पर स्किन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है। अब सारे एसिड्स और बेसिस बराबर स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उनकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम pH स्केल का इस्तेमाल करते हैं। pH स्केल 0 से 14 तक होता है। सही। अगर किसी सॉल्यूशन का pH 7 से कम है तो वो एसिडिक है। अगर pH 7 है तो वो न्यूट्रल है, जैसे प्योर वाटर। और अगर pH 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक है। यहाँ एग्जाम पॉइंट ये है कि pH जितना कम होगा एसिड उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। मतलब pH 1 वाला एसिड pH 4 वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जैसे लेमन जूस का pH 2 के करीब होता है। और pH जितना ज्यादा होगा बेस उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा, जैसे सोप सॉल्यूशन का pH 10 के आसपास होता है। और एक सेफ्टी नोट भी याद रखना चाहिए हमेशा वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस बहुत हार्मफुल और कोरोसिव होते हैं। अब आते हैं सॉल्ट्स पर। जैसा हमने पढ़ा, सॉल्ट्स एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं, लेकिन ये हमेशा न्यूट्रल नहीं होते। हाँ, ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। ये 3 तरह के हो सकते हैं। पहला, न्यूट्रल सॉल्ट्स। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl। दूसरा, एसिडिक सॉल्ट्स। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड। और तीसरा है बेसिक सॉल्ट्स। ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट। एग्जाम पॉइंट ये है कि सॉल्ट का नेचर इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे बनाने वाला एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। डोमिनेंट पार्टनर जीतता है। बिल्कुल, आसान भाषा में यही कह सकते हैं। हमारे डेली लाइफ में भी कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स है। कॉमन सॉल्ट NaCl तो है ही, फिर बेकिंग सोडा NaHCO3 जो केक्स में इस्तेमाल होता है, वॉशिंग सोडा Na2CO3 जो क्लीनिंग एजेंट है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP जो मूर्तियां बनाने में काम आता है। POP पर हम बाद में आएंगे। पहले सॉल्ट्स के एसिडिक या बेसिक नेचर को और गहराई से समझते हैं। जरूर। जब किसी सॉल्ट को पानी में घोला जाता है तो वो अपने आयंस में टूट जाता है। इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। और इसी हाइड्रोलिसिस की वजह से सॉल्ट सॉल्यूशन का pH बदलता है। न्यूट्रल सॉल्ट का pH 7 के करीब, एसिडिक सॉल्ट का pH 7 से कम और बेसिक सॉल्ट का pH 7 से ज्यादा होता है। इसे इंडिकेटर टेस्ट से कंफर्म कर सकते हैं। एसिडिक सॉल्ट ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, बेसिक सॉल्ट रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, और न्यूट्रल सॉल्ट का लिटमस पर कोई असर नहीं होगा। बिल्कुल। तो एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। इसे याद रखने की एक सिंपल मेमोरी टिप है। वो क्या है? स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस इक्वल्स टू एसिडिक सॉल्ट। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इक्वल्स टू बेसिक सॉल्ट। जो स्ट्रॉन्ग है उसका असर दिखेगा। ये तो बहुत आसान हो गया याद रखना। चलिए अब pH की हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस की बात करते हैं।
ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे मिट्टी का पीएच, पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक पीएच रेंज जरूरी होती है। अगर मिट्टी ज्यादा एसिडिक हो जाए तो उसमें क्विक लाइम मिलाया जाता है। सही, जो एक बेस है। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। जब एसिड ज्यादा हो जाता है तो इनडाइजेशन होता है, जिसे ठीक करने के लिए हम एंटासिड्स लेते हैं। एंटासिड्स जो माइल्ड बेसेस होते हैं। हाँ, टूथ डीके का भी पीएच से कनेक्शन है। जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ इनामल खराब होने लगता है। और टूथपेस्ट बेसिक होते हैं जो इस एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। एसिड रेन, बी स्टिंग, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, बी स्टिंग के लिए बेकिंग सोडा लगाते हैं जो एक बेस है। की पॉइंट ये है कि जीवन के सर्वाइवल के लिए पीएच बैलेंस बहुत जरूरी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन, हमारा साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड NaCl कई इम्पॉर्टेंट केमिकल्स के लिए एक रॉ मटेरियल है। हाँ, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा रोल है। जब NaCl के एक्वस सॉल्यूशन, जिसे ब्राइन कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, मतलब उसमें से करंट पास किया जाता है। हाँ, तो हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं: सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्लोरीन गैस Cl2 और हाइड्रोजन गैस H2। इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। और इन्हीं प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा बनाया जाता है। बिल्कुल, ये फ्लोचार्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखें कि NaCl से NaOH, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, ये चारों केमिकल्स बनते हैं। अब आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस POP पर। POP एक व्हाइट पाउडर है। इसे जिप्सम को 100-120 डिग्री C पर हीट करके बनाया जाता है। हीटिंग से जिप्सम, जो CaSO4 है, अपना कुछ पानी खो देता है और POP यानी CaSO4 हाफ H2O बन जाता है। POP की सबसे खास प्रॉपर्टी है उसका सेटिंग रिएक्शन। सेटिंग रिएक्शन, जब POP में पानी मिलाया जाता है तो ये फिर से सेट होकर हार्ड सॉलिड जिप्सम बन जाता है। अच्छा, इसीलिए इसे टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर बनाने में, हाँ, मेडिकल यूजेस में और मूर्तियां व खिलौने बनाने में भी, क्राफ्ट यूजेस में। तो इसका केमिकल रिएक्शन और यूजेस दोनों ही एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा। और एक और सवाल, POP को एयरटाइट कंटेनर्स में क्यों स्टोर किया जाता है? ताकि वो हवा की नमी से रिएक्ट करके हार्ड ना हो जाए। एकदम सही। चैप्टर के अंत में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाँ, ये पानी के मॉलिक्यूल्स की फिक्स्ड संख्या है जो किसी सॉल्ट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर का हिस्सा होती है। आसान शब्दों में, कुछ सॉल्ट्स अपने क्रिस्टल में पानी के मॉलिक्यूल्स को पकड़ कर रखते हैं। जिन सॉल्ट्स में ये पानी होता है उन्हें हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O जो ब्लू कलर का होता है। और जब हम इस ब्लू कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं तो ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को खो देता है और व्हाइट पाउडर बन जाता है। उसे एनहाइड्रस सॉल्ट कहते हैं। हाँ, और मजे की बात यह है कि पानी वापस डालने पर ये फिर से ब्लू हो जाता है, जादू की तरह। एग्जाम मेमोरी बॉक्स के लिए एक पॉइंट, वाटर और क्रिस्टलाइजेशन के लॉस होने से सॉल्ट का कलर, शेप और प्रॉपर्टीज सब बदल जाती हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये था हमारा चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। हमने देखा कि ये क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, पीएच स्केल क्या है और हमारी डेली लाइफ में ये कितने जरूरी हैं। उम्मीद है कि अब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। याद रखिए, साइंस रटने का नहीं, समझने का सब्जेक्ट है। बिल्कुल। इन कॉन्सेप्ट्स को अपने आसपास की चीजों से जोड़कर देखें तो ये हमेशा याद रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।